अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है जनाब शामे रमज़ान, आपको खुश आमदीद कहेंगे और मैं हूँ आमना खटाना और मेरे साथ अशफाक साग सती। 4:04 हो चुके हैं पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक और आई होप कि यू गाइज आर डूइंग वेल। कल का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा, बल्कि आज की रात भी बड़ी हंगामा खेज रही। हमने जिस तरह से देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कागजात नामजदगी देखे जाने का प्रोसेस जारी है। कल एक नए वज़ीर आज़म का चुनाव होगा और बज़ाहिर ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब वज़ारत उज़्मा पर विराजमान होंगे। तो आप ये देखें कि हालात बिल्कुल ही बदल के रह गए, यकसर बदल गए। पहले ये कहा जा रहा था कि हमने पाकिस्तान में थे और इस पे जो मीम सामने आई कि जी वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, और बल्कि अपोजिशन भी ये कह रही थी। कल बिलावल भुट्टो ने भी जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जब वोटिंग हो गई 174 वोट से तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी, तो उसके बाद उनकी जानिब से ये जब खिताब किया गया तो उन्होंने कहा कि वेलकम बैक टू नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। मुनहरिफीन शामिल नहीं थे। हाँ जी, मुनहरिफीन शामिल नहीं थे, कि वो बच गए कार्रवाई से। इलेक्शन कमीशन के पास मामला चला भी जाए तो उन्होंने बड़ा स्मार्ट मूव किया वहाँ पर। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का अहम इजलास, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के कागजात चैलेंज करने के लिए शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। मुत्तहिदा अपोजिशन के शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के शाह महमूद में होगा आमना सामना। BBC का रवायती प्रोपेगेंडा, ISPR ने वजीर आजम हाउस में मुलाकातों से मुतालिक खबर हकाइक के मुनाफी करार दे दी। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के वाकयात पर खबर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार। और माह रमजान में गदागरों की यलगार, पुलिस के एक्शन पर गदागर माफिया का रद्द-ए-अमल। पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने 40 गदागर गिरफ्तार कर लिए। ले जी, सबसे पहले तो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उस हवाले से बात करते हैं। अभी साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और उनके हमरा PTI के अरकान मौजूद थे और उनकी जानिब से अब ये कहा गया है कि कौमी असम्बली से अब हम इस्तीफे देने जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम इन डाकुओं और चोरों के साथ अब नहीं बैठ सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी सिर्फ इसलिए जमा कराए थे कि शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज किया जा सके, और इस्तीफों का आगाज कौमी असम्बली से किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में ये फैसला हो गया है कि इन चोरों, डाकुओं और ये मकसूद चपड़ासी और ये मसरूर चपड़ासी और ये दुनिया को लूटने वाले शहबाज शरीफ, और जिस पे कल फर्द जुर्म लगनी थी, छोटा डाकू और बड़ा डाकू, छोटा चोर और बड़ा चोर, जिन पे कल दोनों पे फर्द जुर्म लगनी थी, उनके साथ उस असम्बली में शरीक नहीं हो सकते। सब ने इत्तफाक राय से फैसला किया है कि हम कौमी असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। तमाम के तमाम मेंबर इस्तीफ़ा देंगे। इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी कि एक फ़ॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत, एक फ़ॉरेन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। अच्छा जी, ये जो अभी नई सिचुएशन आई है इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ काशिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं और साबिर शाकिर साहब। तो काशिफ अब्बासी साहब, अरशद शरीफ साहब बल्कि हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बताइएगा काशिफ अब्बासी साहब कि ये आपके नज़र में ये एक साइब मशवरा है कि अब आप असम्बलियों से रुखसत हो जाएं, इस्तीफ़ा दे दें, यानी कि आवाज़ उठाने के आपके पास मुनासिब मौका है, आप वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएं, जो भी इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करें, बजाय इसके कि आप असम्बलियों से निकल जाएं। देखिए जी, असेंबली से इस्तीफा किसी वजह से दिया जाता है ना। कोई जब भी आप कोई भी पॉलिटिकल प्लान बनाते हैं तो आप इसके बाद क्या होगा, आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं।
अभी आप अगर 140 सीटों से इस्तीफा देते हैं और आपने 3 महीने बाद दोबारा जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, या तो आप फैसला करेंगे हमने वो नहीं लड़ना, क्योंकि ये तो की नहीं बनती कि आज असेंबलियों से इस्तीफा दें, 3 महीने बाद वही ज़िमनी इलेक्शन आप लड़ें। जब 3 महीने बाद आप वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आप उसमें मैदान में आपके लोग नहीं होंगे, ये फवाद चौधरी साहब नहीं होंगे, फारूक हबीब नहीं होंगे, शेख रशीद नहीं होंगे, तो वहां पे मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा जीतेगा। पॉलिटिशियन से पूछें कि उसके लिए सबसे खतरनाक चीज क्या, अपनी हारी हुई सीट दोबारा जीतना एक पॉलिटिशियन के लिए सबसे खतरनाक चीज होती है, सबसे मुश्किल चीज होती है। दूसरा, एक इतनी बड़ी असेंबली में इतनी बड़ी साइजेबल ऑपोजिशन इमरान खान साहब, एक साइजेबल नंबर है। जब दिल करेगा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन असेंबली में खड़े होकर तकरीर कर सकते हैं, जब दिल करेगा, जितनी देर की चाहे वो तकरीर कर सकते हैं। इस हुकूमत ने हुकूमत करनी है, मुश्किल फैसले करने हैं। आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है नेशनल असेंबली के अंदर और बाहर, आपको हर तरफ पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अभी मैं देख रहा था कहीं, लेकिन सर एक चीज है कि वो बात कर रहे हैं, वो ज़मीनी इंतखाबात की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आइंदा चंद हफ्तों में या चंद महीनों में हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। वो क्या है, उनके जहन में है क्या? अगर तो ये गारंटी किसी ने दी है, जिन्होंने गेम बनाई है, पकाई, चलाई, मुकाई है, अगर तो कोई गारंटी आपको दे रहा है, फिर तो समझ में आती है बात कि जी गारंटी है 6 महीने बाद वैसे इलेक्शन होने हैं, मार्च करते हैं, 3 महीने बाद इलेक्शन होगी तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये गारंटीज नहीं है, अगर पीछे कोई गेम तय नहीं हुई और बगैर कुछ तय हुए ये सारा कुछ हुआ है, बल्कि इमरान खान साहब को तो और ज्यादा परेशान इस बात भी होना चाहिए कि जो उनको सुरख बत्ती के पीछे लगाई रखा, डू दे वांट टू ट्रस्ट एनी अंडरस्टैंडिंग जो उनकी हुई है कल रात को या कल से पहले, उनको तो ये भी परेशानी होनी चाहिए कि क्या किसी की बात का यकीन भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा, ये अगर आपने असेंबलियां छोड़ के घर बैठना है और ऑपोजिशन करनी है, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि पॉलिटिकली ये बहुत बड़ा, क्योंकि यही पॉलिटिक्स आप असेंबलियों के अंदर आके भी करते हैं। असेंबली से इस्तीफा देना एक दिन का इवेंट है, अगले दिन वो इवेंट भी नहीं रहेगा। क्या करने जा रहे हैं फिर, मेरी तो समझ से बाहर है कि करने क्या जा रहे हैं आप। अगर पॉलिटिकल मूव तो नहीं है ये, अगर जज्बाती किसी ने फैसला कर लिया है वो इखलाफी बात। सही है। काशिफ अब्बासी साहब साथ ही रहिएगा। अरशद शरीफ साहब की तरफ चलते हैं। अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि मेरी तो सलाह है कि क्या इनका मूव होगा सियासी। आप समझते हैं कि ये ठीक सियासी मूव है कि आप कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें, 140 सीटें खाली कर दें? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? आप क्या समझते हैं क्या होगा इससे? देखिए, कल के बाद मेरे ख्याल आज जज्बाती फैसले, एक जज्बाती किस्म का रिएक्शन है, और जब पार्लिमानी कमेटी में इस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, तो फाइनल फैसला यकीनन इमरान खान साहब ने करना है। पार्लियामेंट जितना बड़ा फोरम, जिसमें सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के तौर पे अगर ये बैठेंगे, तो हुकूमत वक्त के लिए वहाँ पे जो भी चीजें हैं उस पर बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। काफी सारी पॉसिबिलिटीज उनके पास आ जाती है। और अगर स्ट्रीट एजुकेशन आपने करनी है तो अपोजिशन में बैठते हुए आप स्ट्रीट पावर फिर भी मोबिलाइज कर सकते हैं। आप एक इतना बड़ा फोरम छोड़ के अपने हाथ, जो कि आपने देखा कि इस क्लासिक रिजीम चेंज ऑपरेशन में आपके हाथ बांध के किस तरह आपको रिंग में उतारा गया, और तकरीबन तमाम के तमाम डोमेस्टिक प्लेयर्स भी इसमें एक्सपोज हो गए। इंटरनेशनल जो रिजीम चेंज के क्लासिक प्लेबुक स्टाइल ऑपरेशन होता है, उसमें आपको अंदाजा हो गया कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके साथ नहीं खड़ा। आपकी जमात के अंदर कितने लोग हैं जो कि सस्टेन कर सकते हैं प्रेशर, जो नहीं कर सकते। असद कैसर जैसा साथी जो इतने 25-26 साल से आपके साथ था, काबीना का फैसला हुआ और वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो प्रेशर था इस हवाले से वो सस्टेन नहीं कर सके, जो फैसले भी उसको नहीं लेके चल सके। अब इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि ये जज्बाती किस्म के, ऑब्वियसली पीटीआई के अंदर से चंद लोगों ने ये मशवरा दे रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा फोरम अगर वो लूज करते हैं तो अपोजिशन जमातें जो कि हुकूमत अब बनाने जा रही हैं और ये पेंडुलम शिफ्ट होता रहता है, उन्होंने तो ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ है कि अभी तो सिर्फ 2 नंबर की हमारी बर्तरी है, ये इस्तीफे देंगे तो हम तमाम सीटों पे बाई इलेक्शन। लेकिन अरशद साहब, एक और चीज भी है कि आपको लगता है कि तमाम जमात के अरकान राजी होंगे मुस्ताफी होने पे? तमाम होते हैं, यानी शेख रशीद, अहमद अजहर, फवाद चौधरी काफी पावरफुल वॉइसेस हैं पार्टी के अंदर, और पार्लिमानी पार्टी में इनके भी पास भी सपोर्ट ग्रुप है। और जब ये वॉइसेस आती हैं तो इस पर ठंडे दिल से सोचना चाहिए। अभी जो पहला दिन है आज, जब आप ये फैसले करने जा रहे हैं, आप पार्लियामेंट में रहते हुए स्ट्रीट मोबिलाइजेशन ऑलरेडी आपके पास है। पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए आप इलेक्शन जल्दी फोर्स कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पार्लियामेंट के बाहर हो। उस वक्त आपके हाथ में कुछ नहीं होगा।
सिर्फ आपके पास प्रोटेस्ट होंगे। पार्लियामेंट के अंदर आपके पास एक पावरफुल फोरम है जिसको आप पॉलिटिकली ज्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, शरीफ साहब और काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे अब जो सूरत हाल हो रही है। अच्छा जी, अभी आपका शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ एक खबर शेयर करते हैं। जनाब, कौमी असम्बली में कायदे ईवान का इंतखाब, शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। नून लीग ने शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ एतराज़ात लगाए गए थे जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। अच्छा जी, ये चलें, हो गया मामला। अब ये दोनों कॉन्टेस्ट कर सकेंगे, देखते हैं कि कौन वज़ाहिर, वैसे तो पता ही है लेकिन ज़ाहिर है कि एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस होना है। अच्छा, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान 1947 में एक आज़ाद रियासत बना और गैर मुल्की साजिश के ख़िलाफ़ आज फिर से आज़ादी की जद्दोजहद शुरू हो रही है। और साथ ही वो मज़ीद लिखते हैं कि हमेशा मुल्क के अवाम अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत का दिफा करते हैं। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि वो जिस तरह से हम बात कर रहे थे ना मकबूलियत का और अवामी मकबूलियत का, तो एक तो असम्बली में रहने का, दूसरा एक मशावरत और मशवरे इस वजह से भी दिए जा रहे होंगे कि कहा यह जा रहा होगा सोशल मीडिया को देखते हुए, समाजी राब्ते की वेबसाइट्स को देखते हुए, ट्विटर को देखते हुए कि जो एक मोमेंटम है आवाम का, लगता होगा तहरीक इंसाफ का कि वो उनके साथ है, क्योंकि तकरीबन 3 मिलियन के करीब लोगों ने ट्वीट किए अगेंस्ट दिस। और तो फिर जा रहा है कि उससे भी एक इंडिकेशन जाती है। अब ये अलग बात है कि उसके अंदर से कितने ओरिजिनल थे, कितने फेक ट्वीट्स थे, या कितने मल्टीपल अकाउंट्स थे किए गए। बहरहाल वो हम देख भी रहे हैं कि मकबूलियत में इजाफा तो हुआ है इन दिनों में। चैलेंजेस बेशक पीसीआई की गवर्नमेंट पावर बढ़ी है या नहीं, ये देखना होगा। जी जी, और वो कल से इसका आगाज भी मंगल से कहा जा रहा है कि वहाँ से एहतजाज का आगाज शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि अब ये सिचुएशन कहाँ को जाती है। बहरहाल कल जब हमने देखा कि एक हिजान की सी सूरत हाल पूरे मुल्क में रही, सियासी सूरत हाल, एक जानब कौमी असम्बली का इजलास जारी था, दूसरी जानब वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से BBC ने एक स्टोरी छापी जो कि इंतहाई गलत स्टोरी थी, जिसकी ISPR ने बाद में तरदीद भी की। स्टोरी में कहा गया जी ISPR की जानिब से कि BBC की 9 और 10 अप्रैल के दरमियानी शब के वाक़यात पर खबर को बेबुनियाद और झूठ का पलंदा करार देते हैं। ये कहा कि खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। ISPR के मुताबिक BBC उर्दू की खबर में किसी किस्म की सदाकत नहीं। बेसिकली ये कहा गया था कि 2 अहम शख्सियात जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस के वहाँ पर पहुँची और वज़ीर आज़म से उन्होंने एक लंबी तवील मुलाकात, तकरीबन पौने घंटे की मुलाकात हुई है हेलीकॉप्टर में जो है। जी जी, हेलीकॉप्टर तौर पर। उस हवाले से BBC की जानिब को खबर को ISPR ने जनाब तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि खबर में मुतालिका ज़रूरी ज़राए और सहाफ़ती अखलाकियात नज़रअंदाज की गई हैं और खबर पाकिस्तान के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम मामला BBC से उठाएंगे। BBC माजी में भी हक़ाइक़ के बरक्स खबरें दे चुका है। माजी में कई खबरों पर आलमी सतह पर BBC को हजीमत का सामना भी करना पड़ा है। बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे से चलने वाले BBC को भारी जुर्माने अदा करने पड़े हैं। ये ISPR की जानिब से। अब देखते हैं कि इस पे क्या करते हैं, राब्ता करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जवाब भी आ जाएगा। अच्छा, जरा सियासी गर्मा गर्मी से निकल के बात करते हैं अब थोड़ा मौसम की गर्मी की। जस्ट इमेजिन कि इस वक्त जो पारा इस वक्त भी बड़ा हाई फील हो रहा है कि यहाँ पर भी गर्मी महसूस हो रही है और वैसे बाहर भी बड़ा ही बुरा हाल होता है क्योंकि दर्जा हरारत 43, 42, 43, 44 इस तरह को टच कर रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फील हो रहा है बेसिकली। उस दिन आपने कहा कि 42, लेकिन हमने बाद में जब चेक किया तो 38 था बेसिकली, लेकिन वो 42 वाली फीलिंग थी। बिकॉज हमने देखा कि कराची में खुसूसन जो है वो समंदरी हवाओं की वजह से मौसम कुछ बेहतर रहता है, लेकिन जब समंदरी हवाएं बंद हो जाए तो आपका सांस लेना भी बंद हो जाता है। अब तो चली भी हैं समुद्री हवाएं, और समुद्री हवाएं जब चलेंगी तो फिर मौसम में बेहतरी आएगी। और गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें मुल्क के मैदानी इलाकों की तो वहाँ पर कुछ गर्मी रही, और आज अगर बात करें गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। अच्छा, वो मकाम हैं भी ऐसे ही ना कि ये जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर अक्सर व बेशतर गर्मियों में भी मौसम शाम होते ही या उससे पहले सहपहर से ही थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है, प्लस वहाँ पर बारिश होती रहती है। मैदानी इलाकों का मसला ये है या कराची का मसला ये है कि हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि यहाँ पर एक साल में कितनी दफ़ा बारिश हुई है। सही बात है। और अच्छा, एक और चीज़ भी है, इस बार जो है निस्बतन पिछले 1-2 सालों की निस्बतन हमने देखा कि रमज़ान जो है वो ज़्यादा गर्म है। वरना पहले ये होता है कि रमज़ान आता था तो खुद ब खुद थोड़ा सा मौसम भी बेहतर हो जाता था। अब जरा ये बता दें कि माहिरीन सेहत क्या बताते हैं। माहिरीन सेहत यही कह रहे हैं कि वैसे तो कोशिश करें कि घर में रहें और बाहर कम निकले, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने सर को और कान को ढांप लें लिहाफ से।
अच्छा नहीं। रुमाल से, रुमाल से या दुपट्टे से, जिसे आप कर सकते हैं। अच्छा जनाब, भी इसी पर बात कर लेते हैं कि आइंदा मौसम कैसा रहेगा, रमज़ान हमारा कैसा गुजरने वाला है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सर सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, अप्रैल में हम देख रहे हैं जून वाली गर्मी का एहसास हो रहा है, कब तक ऐसा मौसम गर्म चलता रहेगा? देखिए, इस दफ़ा गर्मी की लहर पिछले सालों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। मार्च का महीना भी काफ़ी गर्म गुजरा है, उसमें कम से कम 3 हॉट स्पेल्स हमने देखे, 11 से 14 मार्च और फिर 24 से 28 मार्च, फिर 30 मार्च के बाद जो 2 अप्रैल तक रही, और फिर एक आध दिन मौसम बेहतर रहा, लेकिन अभी फिर दोबारा से गर्म है। पिछले 4 दिनों से टेम्परेचर 40 या 40 से ऊपर ही ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि अपर एयर में हवा का एक ज़्यादा दबाव मौजूद है। अपर एयर से मुराद 10,000 फीट या फिर 18-20,000 फीट, इन दोनों हाइट्स पे जो स्टैंडर्ड हाइट्स होती हैं, उससे नीचे 5,000 फीट और उससे नीचे सरफेस, ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशंस होती है मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें हाई प्रेशर मौजूद है। हाई प्रेशर के नतीजे में एयर असल में सिंक करती है नीचे, और वो कंप्रेशन होती है, उस एयर की कंप्रेस होती है, तो वो कंप्रेशन के नतीजे में ग्राउंड पे गर्मी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये जो मैदानी इलाके हैं इनके हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? कब तक ये शदीद गर्मी यहाँ पर रह सकती है? ये बेशतर दिनों में रहेगी जी। अप्रैल में भी आने वाला जो कम से कम 1 हफ़्ता 10 दिन है, उसमें ये लहर इस तरह से रहेगी। उसमें ज़्यादातर एरियाज़ में, पूरे सिंध में और फिर साउथ बलूचिस्तान और फिर अपर सेंट्रल साउथ पंजाब और फिर अपर सेंट्रल पंजाब तक, ये जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट में गर्म मौसम है और शदीद गर्म है, इस तरह से कि 8 से 10 डिग्री मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर चल रहे हैं। तो जब तक वही हाई प्रेशर ऊपर मौजूद है अपर एटमॉस्फेयर में, तब तक इम्कान ये है कि ये गर्म ही रहेगा। अच्छा सरफराज साहब, एक और चीज़ ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पहला अशरा तो काफ़ी गर्म गुजरा है, कुछ अगले अशरे में बेहतरी आएगी मौसम में? जी, इसमें इम्कान है। कल से उम्मीद है कि इसमें कमी आएगी, वही 36-37 या किसी दिन हो सकता है 38 तक भी चला जाए। ये अप्रैल के मिड तक इस तरह का मौसम रहेगा। 14 या 15 अप्रैल को फिर दूसरा हॉट स्पेल आप देख सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि 15 अप्रैल से एक वेस्टर्ली वेव भी मुल्क के बालाई हिस्सों में आएगी, जो कि इस्लामाबाद से ऊपर के जो इलाके हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के इलाके, उन इलाकों में और बलूचिस्तान के भी शुमाली इलाकों में कुछ हल्की फुल्की बारिश मतवक्की है, और नॉर्दर्न एरियाज़ में अच्छी बारिश मतवक्की है। तो फिर इंशाल्लाह गर्मी में कमी आएगी। बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। ज़ाहिर है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है मौसम में। वैसे कोई तो चीज़ ऐसी है ना कि जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके, सियासत को तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से कल भी हम देखते रहे कि सबकी नज़रें TV स्क्रीन पर ही थी। मतलब सारे ड्रामे छोड़ दिए, सारी एंटरटेनमेंट छोड़ दी, सब देख रहे थे कि आखिर सियासी मैदान में क्या हो रहा है। और इन दिनों में आपको पता है नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा देखे जाने वाला न्यूज़ चैनल्स है। हाँ, पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पे भी नहीं, नेटफ्लिक्स से ज़्यादा देखे जाने वाला इस टाइम इन दिनों में न्यूज़ चैनल्स है। मैं खुद भी कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं देखा गया, फिर सारा फोकस इधर ही था। अच्छा, कल ये जो सारा कुछ हुआ उसके बाद एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और वो नोटिफिकेशन है तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई थी 28 तारीख को, उसकी कामयाबी का, और इमरान खान और उनकी काबीना को डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये एक रस्मी ज़ाहिर कार्रवाई है। सारा मामला तो कल ही तय हो गया था। अभी कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी भी शाह महमूद साहब और शहबाज शरीफ साहब के जमा हो गए हैं, मंजूर भी हो गए हैं। कल कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। चलें जनाब, जिस तरह से हम इससे पहले सियासी गर्मा गर्मी से पहले मौसम की गर्मा गर्मी की बात करते हैं कि मुल्क का मौसम कैसा चल रहा है, अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ एहतियात तो करनी है, बाहर तो गर्मी है लेकिन अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है तो कुछ एहतियातें अपनाएं। ख़ास तौर पे जब आप गर्मी की शिद्दत बढ़ती है तो आपने सर को ढांप लें, जिस तरह से हम कह रहे हैं कैप कोई ले लें, रुमाल कोई ले लें, या कोई अगर आप खातून हैं तो आप दुपट्टे से अपना सर ढांप सकते हैं। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं कि लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। छतरी भी ले सकते हैं। हाँ, छतरी भी ले सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, फिर आपको पसीना भी आता है गर्मी में, तो उसको साफ़ करने के लिए लोग जो हैं वो रुमाल अपने साथ रखते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि रुमाल की जो ख़रीदारी है उसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। क्या सूरत हाल है, इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अली हसन से। जी अली, बताइएगा। रमज़ान का महीना है, गर्मी की शिद्दत जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में रोज़ेदारों की यही कोशिश रहती है कि जब भी वो घर से बाहर काम के घर से निकलें तो रुमाल अपने सर पे रख लें। अभी मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी जूना मार्केट में। एक
रुमाल शॉप में अभी मार्केट में कौन से रुमाल सबसे ज़्यादा ऑन डिमांड है? पिछले 3, 4, 5 सालों में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है रमज़ान के अंदर, तो लोग प्रेफर करते हैं कि कोई ऐसी हल्की पुल्की चीज़ हो हमारे सर पे कि हम बाहर अपने काम में बिजी हों या अपना क्या कहते हैं कहीं आउटडोर में कहीं बैठे हुए भी हों तो कुछ ठंडक हो हमारे सर पे। तो उसके लिए ये पीस ऑफ क्लोथ है, इसको हम शिमाग भी बोलते हैं, रुमाल भी बोलते हैं, गतरा भी बोलते हैं, फिर इसके अंदर बहुत सारी इकसाम हैं। दुकानदार से हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उनका यही कहना है कि ये ओल्ड सिटी का जूना मार्केट जो है ये बिल्कुल बिजनेस हब है और यहाँ से सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में भेजे जाते हैं रुमाल, क्योंकि गर्मी शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, तो इस तरह से रुमाल की मांग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। जी, अली हसन बता रहे थे हीट इंडेक्स बढ़ जाए तो बहुत सी एहतियात करना ज़रूरी है, लेकिन ये बड़ा अच्छा है क्योंकि एक वैसे रुमाल से हमारे जहन में ये आता है कि जी छोटा सा रुमाल होगा, लेकिन ये बड़ा साफा टाइप का है तो इसको लपेट के कान भी आपके महफूज हो सकते हैं अगर थोड़ा सा हाँ? मैं कह रही थी मल्टीपर्पज़ रुमाल को मैं माल बोल रही, लेकिन मल्टीपर्पज़ है, लेकिन उसको कई दिन तक इस्तेमाल ना कीजिए बल्कि ऑप्शंस रखें ताकि उसको धो के इस्तेमाल कर सकें, ताकि खुद भी बेहोश ना हो और दूसरे भी ना हो। चलें जी, हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी पर वैसे तो मंजूर हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले जब एतराज़ उठाने का वाक़या हुआ था तो लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बाबर आवान और शाह महमूद कुरैशी से तल्ख कलामी हुई थी। इसी हवाले से बात करते हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हुआ वहाँ पे क्या। जरा पूछ लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, ये हुआ क्या आखिर? देखिए, ये शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर जब एतराज़ उठाया गया उस वक्त का ये मामला है, जब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया और उनके वकील थे डॉक्टर बाबर अवान जो इस मौके पर मौजूद थे, तो बताया गया कि लीगी रहनुमा ज़ैद अहमद, एहसन इकबाल और दीगर जो असेंबली स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद था और उनके साथ काफ़ी तल्ख कलामी इस मौके पर देखने में आई। बाबर अवान का ये इसरार था कि शहबाज शरीफ करप्शन मुकदमात में जमानत पर रहा है और उनकी नामजदगी पर एतराज़ 100% दुरुस्त और कानूनी है, वो किसी तौर वजारत उज़्वा के उम्मीदवार के लिए अहल नहीं है। लेकिन जो असेंबली स्टाफ था और जो बाकी लीगी रहनुमा थे वो इस मौके पर इसरार कर रहे थे कि कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर होने चाहिए। ये इस दौरान ये थोड़ा तल्ख कलामी का वाक़या पेश आया, लेकिन उसके बाद फिर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए थे। अच्छा जी, शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर भाई। गर्मी की शिद्दत में इजाफा वैसे तो होता है, तो उसमें लोग अपने अपने तय मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं कि जिससे वो गर्मी की शिद्दत को कम कर सकें, और ख़ास तौर पर अब माह रमज़ान हो और फिर मौसम भी गर्म हो तो फिर अफ्तार के टाइम में खाने से ज़्यादा फोकस जो है वो आपका मशरूबात पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ख़ास तौर पे क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है और हम बार बार आपको ये समझा भी रहे होते हैं कि मशरूबात वो इस्तेमाल करें, वो शरबत इस्तेमाल करें या वो जूसेस इस्तेमाल करें जिससे आपको फ़ायदा हो, आपकी सेहत बेहतर हो, जिसमें रिफाइंड शुगर ना हो। एब्सोल्युटली। तो जो तरबूज है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारी इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा होता है, तो तरबूज का अगर शरबत मिल जाए ठंडा ठार तो क्या ही बात है। चांद नवाब मजीद बताएंगे इस पर। कराची में शदीद गर्मी से रोजगार बेहाल, ऐसे में अफ्तार के वक्त ठंडा ठार तरबूज का शरबत मिल जाए तो अफ्तारी का मजा दोबाला हो जाता है। तरबूज का शरबत गर्मी का तोड़ भी समझा जाता है। कराची के इलाके वाटर पंप पर फरोख्त होने वाला ये ठंडा मशरूब अपना सानी नहीं रखता। शदीद मेहनत करके आदमी शाम को आए और तरबूज का शरबत इफ्तारी में पिए, सेहत आ जाए। तरबूज के शरबत से वाकई जो है ना रोज़ा आपका वो दुबाला हो जाता है। दुकानदार का कहना है कि रमजान में शरबत की तैयारी में खुसूसी एहतमाम किया जाता है। ये बहुत प्यारा चीज़ है, बहुत बेहतरीन जूस है। शहरियों की बड़ी तादाद गर्मी के तौर पर तरबूज का शरबत पीते हैं। रमजान मुबारक में तरबूज का शरबत अगर अफ्तार के दस्तरखान पे हो तो रोज़ा खोलने का मज़ा दोबाला हो जाता है। कैमरामैन मुस्तफ़ा मिराज के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज़, कराची। अभी हम बात कर रहे थे, हाँ बात कर रहे थे, लेकिन चांद नवाब भाई ज़रा आप यहीं पे करीब ही हैं तो लेते आइएगा इफ्तार के लिए। अच्छा, हमारा भी इफ्तार अच्छा हो जाए। हाँ अच्छा, एक और चीज़ थी कि हम ये देखते हैं कि जो दूध होता है हाँ। उसको भी इफ्तार दस्तरखान में हम शामिल करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि हमने पूरा दिन रोज़ा गुजारा होता है, उसके बाद जो आप डाउन फील कर रहे होते हो और जो आप में वीकनेस आ जाती है, उसके लिए दूध पीना बहुत ज़रूरी है।
मतलब किस तरह से सादा उसमें इस तरह या उसको अच्छा, किसी लस्सी बना के? कुछ लोग तो खैर कुछ लोग कोशिश ये करते हैं दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं, हालांकि सोडा जो है वो बेहतर नहीं होता इफ्तारी के लिए। कच्ची लस्सी बना लें उसकी। हाँ, कच्ची लस्सी पी जा सकती है जैसे से गर्मी है। और उसके अलावा मशरूबात जैसे जो हम देखते हैं कि लाल शरबत उसमें मिक्स करके उसको बना लिया जाता है, तो वो भी होता है अक्सर औकात। लेकिन दही और दूध का इस्तेमाल बहुत बात ये है कि जी दूध की जो कीमतें हैं वो पहले तो बड़ी हाई चल रही थी, लेकिन एकदम से कम हुई। उसकी रीज़न आपको पता ही है कि क्या हुआ, एकदम से जो लंपी डिसीज़ जो सामने आई, अब उस डिसीज़ से ये हुआ कि जनाब सूरत हाल अब उसकी मज़ीद ख़राब होती चली जा रही है। केसेस में देखा जा रहा है इजाफा, मुतासरा जो मवेशी हैं उनकी तादाद 35,000 से ज़ायद हो गई है, जबकि 380 से ज़्यादा जानवर दम तोड़ चुके हैं। अच्छा, बीच में वैक्सीन वाला भी सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन ये है कि जनाब अभी तक सिर्फ 25,000 मवेशी हैं जिनको वैक्सीन। अच्छा, ये प्रोसेस इतना तेज़ नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि शुरू में प्राइसेस नीचे आई थी, लेकिन अब फिर वही हिसाब है। क्योंकि अच्छा वो उसमें ये हुआ ना कि कुछ लोग कहना शुरू हो गए, कुछ डॉक्टर्स ने भी, कुछ माहिरीन ने भी कहा कि ऐसे जानवर का दूध पीने से या गोश्त खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इंसानों में ये मुंतकिल नहीं होगी। इसी तरीके से दूध फरोशों की जो शॉप्स हैं उनके ऊपर बाकायदा उन्होंने फलाने हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ये लिखा है कि दूध का उस पर कोई असर नहीं होता, ये पूरा फलाना नाम लिख के। अब उस डॉक्टर बेचारे को पता भी नहीं होगा, लेकिन अच्छा लाइन से कई दुकानों पे वो लगा हूँ। तो जनाब इस पर जरा बात कर लेते हैं। यार भाई न्यूज़ के नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अंजुम भाई बताइएगा कि ये लंपी डिजीज़ के बारे में तो अभी पिछले दिनों कुछ खबरें आना कम हो गई थी, लेकिन मामलात कुछ बेहतर नहीं हुए, ये क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिल्कुल सूरत हाल अभी कोई बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि 383 के करीब जानवर हलाक हो चुके हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा जानवर इसमें बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं और इनको वैक्सीन लगाने का भी अमल शुरू कर दिया गया है। 11 लाख वैक्सीन तुर्की से इंपोर्ट की गई हैं, जिसमें से 73,282 गायों को कराची में वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि सूरत हाल देखी जाए तो पूरे सिंध में 2,61,347 गायों को वैक्सीन लगा चुकी है। लेकिन बीमार जानवरों की तादाद में कमी नहीं हो रही है। रोजाना 300-350 जानवर इस फोड़ों वाली बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, दूध देना भी बंद कर देते हैं, इनका गोश्त भी खाने के काबिल नहीं रहता। और ये बीमारी अब सिंध से निकलकर पंजाब की तरफ रुख कर चुकी है, पंजाब में भी ये काफी बार कर चुकी है। DG लाइव स्टॉक डॉक्टर नजीर हुसैन का कहना था कि अब वैक्सीन लगाने के बाद सूरत हाल तकरीबन 1 से 2 हफ्ते बाद सामने आएगी कि वैक्सीन का असर कितना हुआ है। लेकिन ये वैक्सीन कामयाब है, इसके तजुर्बात कामयाब रहे हुए हैं और यकीनन यहाँ पर भी जब वैक्सीन लगाई जाएगी 11 लाख के करीब वैक्सीन और अभी तकरीबन 2.5 लाख के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो मजीद भी मंगवाई जा रही है अंजुम या अभी सफिशिएंट है? जी, मजीद तकरीबन 8 लाख के करीब खुराकें और मंगवाई जाएंगी। अच्छा। लेकिन जो सिंध भर में जो जानवर है तकरीबन 90 लाख के करीब जानवर है, सिर्फ कराची में ही 10 लाख से ज्यादा जानवर मौजूद हैं। लेकिन इसमें अगर गायों की तादाद देखी जाए तो वो तकरीबन 10 से 15% बनती है और वो ये बीमारी है गायों में, बेसिकली भैंसों में ये बीमारी नहीं आई है। जो फॉरेन ब्रीड था, जो बाहर के इंपोर्ट किए गए थे जानवर, उनमें ये बीमारी है। ठीक है, अंजुम अब्दुल वहाब हमारे साथ मौजूद थे। लंपी डिजीज जो आई है इस हवाले से क्या सिचुएशन है ये हमसे शेयर कर रहे थे। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जनाब, जिस तरह से हम देख रहे थे कि हज करना या उम्रा करना हर एक की ख्वाहिश होती है, हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है, लेकिन अशफाक पिछले कुछ सालों से कोरोना की वजह से इसको महदूद कर दिया गया। 1 साल तो हुआ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस्तिताअत अगर रखते हो तो आपके लिए फ़र्ज़ भी है हज। हाँ जी, लेकिन अब एक अच्छी खबर ये है इस साल हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए, वो ये खबर कि आलमी वबा कोरोना के बाद पहली बार 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे। देखिए नंबर्स भी बढ़ा दिए हैं। पहले होता यह था कि 20 से 30 लाख के दरमियान आज़मीन हज अदा करते थे। कोविड के दौरान सिचुएशन बिल्कुल ही नीचे आ गई, अब यह है कि 10 लाख, अब 10 लाख अफराद सादत हासिल कर सकेंगे। और अब जो पॉलिसी सामने आई है सऊदी अरब की जानिब से, उसके मुताबिक हज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल मुकर्रर की गई है। नई हज पॉलिसी के मुताबिक कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के तहत मखसूस ममालिक के बाशिंदों को हज की इजाज़त दी गई है। एक और चीज़ है, 45 साल से जो कम उम्र ख़वातीन हैं, 45 साल से जो और उनके लिए ये कहा गया कि आप महरम के बगैर भी हज के लिए या उम्रा के लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये मुझे
थोड़ा सा समझ नहीं आई कि ये क्या उन्होंने पहले पाबंदी थी ना, पहले ये था कि साथ में महरम होना जरूरी जी। और सऊदी वजारत सेहत की जानिब से मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाजमी है। सऊदी अरब पहुंचते ही 72 घंटे पहले आपको कोरोना का मनफी PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। तो ये एक नई पॉलिसी है, बड़ी अच्छी खबर। और बहरहाल इस हवाले से सऊदी हुकाम से गुफ्तगू भी पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर की जानिब से की गई है। और फिर यह है कि जब मुआहदा तकमील को पहुँचेगा तो फिर उसके बाद ये हज पॉलिसी जारी की जाएगी। एंड वी जस्ट होप कि ये लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो 2 घंटे रह गए हैं तकरीबन इफ्तार के टाइम को। हम देखें अगर कराची की बात करें ख़ास तौर पे, और जो बाकी पाकिस्तान के हिस्से उसमें तो खैर टाइम आधे घंटे थोड़ा सा आगे पीछे होता है। बहरहाल अभी फिलहाल ये होता है कि जनाब तैयारी हो रही होती है इफ्तारी के लिए, आज तैयारी में क्या क्या बनाना है। लेकिन हम इफ्तार दस्तरखान पे जो लाजिम जुज़ देखते हैं हर घर में, वो चना चाट या फ्रूट चाट। ये फ्रूट चाट या चना चाट तकरीबन एक जैसे बहने ही कह लें आप। हाँ, और वैसे हम बात करते रहते हैं कुछ लोग इन दोनों को मिक्स करके भी बना लेते हैं, तो ये होना लाजिम है। हाँ, फ्रूट चाट के साथ, फ्रूट्स के साथ आप चना चाट वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर दें और आप वो बना सकते हैं। सीरियसली जी, ऐसा होता है। एंड हाउ डज इट टेस्ट? मजा आता है। मतलब ये वही वाले लोग होते हैं जो कि बिरयानी में जर्दा मिक्स करके खाते हैं। नहीं, खट्टा मीठा टाइप आप ट्राई जो रोटी के साथ आम खाते हैं। आप इस पे तनकीद करने से पहले ट्राई करें। हम जो है वो आपको बताते रहते हैं कि कई चीज़ों के असरात क्या, अच्छाई या बुराई क्या, लेकिन हम आपको रेसिपीज भी शेयर करते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम शाम रमजान का एक खास है। तो आज चना चाट की रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है कटोरी चाट। सफेद चने 500 ग्राम, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, जीरा 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, बारीक कटी हुई प्याज 2 टेबल स्पून, बारीक कटा हुआ टमाटर 2 टेबल स्पून, इमली की चटनी 4 खाने के चम्मच, सेव 2 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे पापड़ी कटोरी के साथ। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, सेव और इमली की चटनी। तो लीजिए, आपकी मजेदार कटोरी चाट तैयार है। क्या बात है। और उसके बाद ये बेसिकली मैंने चना चाट कहा था, ये कटोरी भी इसमें खाने के लिए है। तो एंड में पहले चने फिनिश करें और फिर कटोरी भी खा जाएं। अल्लाह अल्लाह फैसला। चाट लग रही है और साथ ही खा लें। फिर उसके बाद हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद हाथ भी धोएं जिस तरह से बताया गया है, और शरबत भी सैनिटाइज किया उन्होंने, और शरबत भी पी लें। नहीं धोया है। अच्छा धोया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम जाके इफ्तार में ये खाने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। और ख़वातीन और हज़रात, एक ज़रूरी ऐलान। शाम के 5:04 हो चुके हैं और हम फिर से वापस आ गए। इसे कहते हैं सनसनी। अच्छा, मैं अब आप बोलते हैं कि सनसनी नहीं खबर। नहीं, मैं ना तब से टाइम काउंट कर रही हूँ। आप सरप्राइज देना चाह रही हैं इफ्तारी में। मैं वो काउंट कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि 4 बजे, 2 घंटे बाकी। 4 बजे हम कह रहे थे 2 घंटे बाकी हैं, लेकिन अब तो 2 घंटे। 4:50 पे आपने कहा था, आपने 4 बजे नहीं कहा था। मैंने फौरन टाइम देखा था। 4:44 पे आई गेस, 4:52 पे। तो फिर ठीक कहा था ना, 2 घंटे। 2 घंटे थे। अब ये है कि अभी कोई इतना वक्त नहीं गया, अभी 7-8 मिनट ही गए। हाँ, 2 घंटे ही हैं। बहरहाल, तो रोजेदारों, अल्लाह के प्यारो, हौसला रखो। हाँ जी, हौसला रखें। आपने घबराना नहीं है, रोजे का टाइम करीब है। ये गैर सियासी बयान था, ठीक है? बहुत गलत बात है वैसे। नहीं, आप नमक पाशी कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, कोई बहुत सारे लोग, मैं गुल पाशी करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो इफ्तार के बाद होगा। इतने खुश क्यों है वैसे? इसलिए कि रोजे अच्छे गुजर रहे हैं। देखें, गर्मी के बावजूद आज आपने कहा कि आप पहले कुछ दिनों से तो बड़े डाउन, गर्मी बहुत थी ना, बहुत ज्यादा गर्मी थी। अचानक आज क्या ठंड पड़ गई है? आज थोड़ी सी, आपने ही कहा कि समुद्री हवाएं चल रही हैं, आपके मुंह से निकला था। आपने कहा था, मैंने कहा समुद्री हवाएं जब बंद हो जाती है तो सांस लेना बंद हो जाता है, लेकिन आपने आप ऐसा करें 4 बजे का शो निकाल के यूट्यूब पे देखिएगा किसने क्या कहा था। बहरहाल, अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। शहर कायद में प्यासे और जख्मी जानवरों, परिंदों का मसीहा जो करता है सुबह से रात तक जानवरों के लिए खुराक और पानी का इंतजाम।
कराची के वन मैन एम्बुलेंस कहलाने वाले सैयद फैसल आज होंगे बाखबर सवेरा के मेहमान। न कभी देखा न सोचा, लेकिन अब सब्जियां बगैर मिट्टी के कमरे या छत पर उगाई जा सकती हैं। हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी से ये सब कुछ हुआ मुमकिन। मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी में काश्त का बड़ा प्रोजेक्ट। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ की तलाश एक इम्तिहान। व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए अवामी मकामात पर रैंप की सहूलत मिलना मुश्किल मरहला। कौन करेगा स्पेशल अफराद की मुश्किलात दूर? और मौसम गर्मा में माह सयाम, जलालपुर भट्टिया में ठंडे मशरूबात का कारोबार चमक उठता है। स्ट्रॉबेरीज, केले और सेब और दीगर फलों के ताज़ा जूसेस अफ्तार दस्तरखानों की जीनत बन गए। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज मेरे ख्याल में तो सीजन अब खत्म हो गया। हाँ जी, ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ जा रहा है। बताया गया है अवेलेबल हैं, नहीं अवेलेबल हैं। मैंने ये हमारा दोस्त जिसने बताया ना कि हैं, ये भी मुझे लगता है कि फ्रोजन का कारोबार कर रहा है। पूछूंगा इसे जाके। मैं वही बात कर रही हूँ कि अब वो खत्म होने की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी स्टिल मार्केट पे कहीं कहीं चलें ढूंढेंगे फिर कि कहाँ पर है। लगता है आपको स्ट्रॉबेरीज इस पे आगे चल के, हाँ आई लव स्ट्रॉबेरीज, लेकिन आगे चल के इस पे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सब्जियां हम उगा सकते हैं और वो भी मिट्टी के बगैर। अब ये टेक्नोलॉजी वैसे दुनिया भर में काम तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको मुतारिफ करवाया जा रहा है और सब्जियां कमरे या छत में भी उगाई जा सकती हैं। मतलब ये आइडिया हमें नहीं पता था। बहरहाल ये है जनाब हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी। ये इससे क्या होता है जनाब, काश्त इसमें आप जो सब्जियां हैं वो ऊपर की जानिब चुके उगाई जाती हैं, इसलिए कमरे में या घर की छत पर ज़्यादा मिकदार में एक मखसूस बिल्कुल जी, आप ये देखिए के तहत आप ये उगा सकते हैं। लटकी हुई होती हैं इस तरीके से और मोस्टली अच्छा वो एरोपोनिक्स भी होते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स दो टेक्नोलॉजीज हैं, एक एरोपोनिक्स और दूसरी हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में पानी के इस्तेमाल के जरिए इनको उगाया जाता है, उसमें वाटर इनटेक इनकी ज़्यादा रखी जाती है और ऐसा मिस्ट माहौल रखा जाता है कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनको, और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि जो इस तरीके कार से उग सकती हैं। आलू वगैरह के हवाले से कहा जाता है कि वो खासे मुमकिनात में से हैं कि वो इसमें से उग जाएं। फिर जगह की कंजम्पशन, बेसिकली मिट्टी तो मिट्टी हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जगह का होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अगर कमी हो तो उसमें ऐसा किया जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाइड्रोपोनिक्स मंसूबे हेड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़र फरीद साहब ने हमें शाम रमज़ान में ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी बेसिकली ये है क्या और किस तरह से इससे सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं? हाइड्रोपोनिक बगैर ज़मीन काश्तकारी के है कि उसमें ज़मीन इस्तेमाल नहीं होती, चाहे सिंपल पानी में कर लें, जो ज़रूरत की खुराक है पौधों की वो ऐड करके, या ज़मीन के अलावा लाइक पीट मॉस है, कोकोनट क्वायर, ये जो गरी हम खाते हैं इसके छिलका होता है, उसको प्रोसेस करके उसके अंदर पौधे लगाकर जो है पौधों को ग्रो किया जाता है और उससे जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाती है ताकि पौधा हेल्दी ग्रो करे और ज़्यादा प्रोडक्शन दे। तो इस सिनेरियो पर है, इसमें बस ख्याल ये रखा जाता है कि पौधे को जो डिज़ायर्ड खुराक है वो रेगुलर खुद सप्लाई करना होती है, उसके अंदर जो भी ऐड आपने करना होता है वो खुद से ऐड करना होता है। पौधा जिस चीज़ में ग्रो हो रहा होता है, इवन आप रेत में लगा दें, कोकोनट क्वायर में लगा दें, आप पानी के अंदर लगा दें, वो कुछ खुराक नहीं सप्लाई करेगा, खुराक आपने सप्लाई करनी। तो जितनी अच्छी खुराक देते जाएंगे उतना अच्छा पौधा ग्रो करता जाएगा और उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देता जाएगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, अब ये बताइए कि दुनिया भर में ये जो तरीका है काश्त है, ये किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल और इख्तियार किया गया है? तो दुनिया में ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा इस पर काम हो रहा है। उसमें हर वो चीज़ ग्रो की जा रही है जिसकी डिमांड ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रो बड़ी फास्ट करती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जैसे कि कलर कैप्सिकम, मिर्च हो गई, टमाटर हो गया। टमाटर में भी जैसे प्लम टोमेटो हमें मिलता है, बी स्टिक जापानी फल की तरह, छोटा चेरी टोमेटो हो गया, लेटस, ब्रोकली, जितने भी सैलड्स हैं ये सारे लगते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा लग रही है कि पूरा साल हम किस तरह क्वालिटी डाइट जो है हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। तो पाकिस्तान में इसका अब ट्रेंड डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे जो है रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों का खाने की तरफ,
क्वालिटी डाइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उस तनाजुर में ये टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह अपग्रेड होती जाएगी। अच्छा नज़र फरीद साहब, एक और चीज़ है, जिस तरह से हमने आगाज़ में भी बात की कि घर में या छत पे भी आप कल्टीवेट कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है वो समझा दें। बिल्कुल की जा सकती है जी। अगर हम यहाँ बात करें तो हमने 4 सिस्टम लगाए हुए हैं। एक ये है कि आप ग्रो बैग मिलते हैं जिसमें कोकोनट क्वायर होता है, वो लगा लेते हैं। दूसरा ये कि चैनल बनाकर उसमें ग्रो बैग डाल देते हैं। तीसरा ये कि पाइप के अंदर जो है वो कंटिन्यूसली पानी के अंदर न्यूट्रिएंट मूव करते रहते हैं और पौधे लेते रहते हैं। चौथा जो है वो डच बकेट सिस्टम है। एक 20 लीटर की बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा मीडिया डालते हैं, ऊपर से उसको रेसिपी मिलती जाती है, नीचे से दोबारा सर्कुलेशन में निकलता जाता है। ये सिस्टम सबसे बेस्ट है घरों के लिए, डच बकेट सिस्टम के बाल्टियाँ हैं, उसके नीचे 2 इंच ऊपर आपने सुराख करना है, उसको ऊपर से खुराक देते जाना है। वो जो जड़ों को हवा की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड हो रही होती है, जो खुराक होती है वो भी आप दे रहे होते हैं, और कंटिन्यूसली मूव हो रहा होता है, कतरा से कतरा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डच बकेट सिस्टम हमारी रिकमेंडेशन है कि घरों में वो बहुत अच्छा चलेगा। चलें, ज़बरदस्त है। आपने ये भी बताया कि पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, लेकिन ये जो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या प्रोसीजर है उसका? पहली बात ये कि हाइड्रोपोनिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है, हाइड्रोपोनिक एक सिस्टम है कल्टीवेशन का। अब चूंकि हम इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि लंबे अरसे तक ये अच्छी प्रोडक्शन देता रहे, तो उस तनाजुर में हम क्या करते हैं कि हम इसको कवर कर देते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक तरह का कंट्रोल शेड लगा देते हैं कंट्रोल शेड में। लेकिन ऊपर से लाइट आना ज़रूरी है, क्योंकि पौधों को फूड तैयार करने के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब जैसे पूरा साल जब फसल लेनी है तो पूरा साल में 4 सीज़न आने हैं, मौसम एक्सट्रीम होता जाएगा, पौधे जो हैं डिस्टर्ब होते जाएंगे, प्रोडक्शन अफेक्ट होती जाएगी। तो उस तनाजुर में लाइक साउथ पंजाब के अंदर आप बड़ा इजीली जो है ना फैन एंड पैड इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम लगाकर जो है ना मौसम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हवा मौजूद है उसमें नमी कम है। तो बिल्कुल एयर कूलर के कॉन्सेप्ट की तरह पीछे पैड लगे होते हैं, वहाँ से गर्म हवा जब आती है तो पैड से गुजरती है, ठंडी हो जाती है, दूसरी साइड से इसी तरह सर्कुलेशन होती रहती है। तो जो पौधे की डिमांड है जड़ों से वो पूरी कर रहे हैं। हवा अंदर जो ग्रीन हाउस के कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होती है, लाइट मिल रही होती है, तो पौधा बड़ा फास्टली ग्रो कर रहा होता है। अच्छा सर, ये कहिएगा तरबियत देना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम घर में खुद उगाना चाह रहे हैं सब्जियां, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। तो कोई इसके लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है? जी, हम इस साल इंशाल्लाह सितंबर से बाकायदा हम एक ऐसा मैनुअल बना रहे हैं कि एक साइड पर बिल्कुल आसान अल्फाज उर्दू में भी इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, दूसरी साइड पर फ़ोटो बनी हुई होंगी, और हम ना ट्रेनिंग्स का प्लान कर रहे हैं। और ट्रेनिंग्स ऐसी होंगी लाइक 2 से 3 दिन यहाँ पर आकर यूनिट के अंदर हर कोई स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस हो रहे हैं वो सीखेंगे। फिर हम हर महीने 1 दिन उनको बुलाएंगे, भाई पौधा जिस स्टेज पर है हर महीने वो बंदा आकर 1 दिन हमारे साथ पौधों के साथ गुजारेगा, और हर महीने जो डेवलपमेंट हो रही वो सीखता जाएगा। तो ये ओवरऑल 6 महीने का कोर्स होगा, मतलब पहले 3 दिन यहाँ पर, आगे हर महीने 1 दिन। तो इस तरह इंशाल्लाह हम इस मतलब के टेक्नोलॉजी को तकरीबन नियर स्टैंडर्डाइज करने के काबिल हो गए। डिफरेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं। फिर घरों में किसी ने लगाना है या अपने घर में लगाकर इर्द गिर्द घरों को सप्लाई देनी है, तो इस तनाजुर में इंशाल्लाह फुल फ्लैज टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, और यूनिवर्सिटियों का काम भी यही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने बड़े मुफीद मशवरे दिए। आई एम श्योर कि जहाँ पर रकबे की ज़रूरी रकबे की किल्लत होगी तो लोग इस तरीक़ेकार को अपनाएंगे, और फिर ये है कि ये कल्टीवेशन के लिए वाटर रीयूज़ भी होगा, तो ये भी फ़ायदेमंद है। और वैसे भी नए जो तौर तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए, ताकि हम भी थोड़ी जिद्दत की जानिब। हाँ, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब एक ऐसा इशू जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एक व्हील चेयर पर कई लोग ऐसे हैं कि जिनको किसी भी वजह से, कमज़ोरी की वजह से, जिस्मानी माजूरी की वजह से उनको व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, जब एक ऐसी सिचुएशन में जब पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी आपको फुटपाथ दस्तयाब नहीं होते, पाकिस्तान में हाँ जी, जो सूरत हाल है बनते हैं, टूट जाते हैं, वहाँ पर पार्किंग्स होती हैं, न जाने क्या क्या होता है। ऐसे में व्हील चेयर इस्तेमाल करने वालों के लिए एक तो फुटपाथ मिलना, फिर दूसरा रैंप का होना। अच्छा, ये एक पर्सनल इंटरेस्ट का मामला इस तरह से है कि मेरे वालिद साहब ही इज़ ओल्ड, और जाहिर है कि वो बाहर आने जाने के लिए अगर व्हील चेयर उनको चाहिए होती है, तो एक बड़ा मसला होता है कि फुटपाथ हो या कोई भी जगह हो तो उसके अंदर व्हील चेयर को उठा के
आपको इधर से उधर रखना पड़ता है। अगर रैंप्स हों तो उसके अंदर जो साथ जा रहा हो उसके लिए भी आसानी होती है, जो शख्स उसको खुद ऑपरेट कर रहा हो उसके लिए भी बड़ी आसानी होती है। और होना तो ये वैसे हुकूमती अफराद है, उनका काम है कि इस तरह की जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकें इन अफराद के लिए। लेकिन अब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो निगलेक्ट कर देते हैं, गफलत का शिकार रहते हैं। लेकिन अवामी जज्बा जो है लोगों के अंदर मौजूद है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसान की खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में से एक सना खुर्शीद हैं जो कि एक वकील हैं और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है और वो ये है कि अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि पाकिस्तान के तमाम फुटपाथ को इस काबिल बना दिया जाए कि व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले उसे बाआसानी इस्तेमाल कर सकें और वो भी किसी मदद के बगैर। बिल्कुल, तो इसी पर जनाब हमारे पास गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है सना खुर्शीद साहिबा। सना, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला और ज़ाहिर है कि एक ऐसा इशू है कि जिसके अंदर एक तो पर्सनल लोड पे मुझे भी इल्म है कि किस तरह की मुश्किलात होती हैं जो व्हील चेयर्स यूज़ करते हैं अपने वालिद साहब की वजह से। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या आपने क्या विटनेस किया? जब अवामी मकामात में पब्लिक और कमर्शियल स्पेसेस में फैसिलिटीज़ ही मौजूद नहीं होंगी जो कि केटर करेंगी पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, जिनको कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है, मोबिलिटी इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, तो ऑब्वियसली मुश्किलात का तो बहुत सामना करना पड़ेगा ना। वो लोग एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। एक्सेस एक इंसान जिसकी कोई खसूसी नीड हो उसका एक बेसिक स्टेप है टूवर्ड्स फ्रीडम, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से एक इंडिपेंडेंस से कोई जगह को एक्सेस कर सके, कोई जा सके, आ सके। अगर वही उसको बेसिक राइट ही डिनाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ आगे चलनी कैसे है। अच्छा सना, एक और चीज़ है कि जो व्हील चेयर रैंप है उससे मुतालिक आगाही मुहिम, इससे मस्बत तब्दीली आनी चाहिए। आप किस हद तक समझती हैं कि इससे मसला हल हो सकता है? मेरी जो पूरी ये एक जर्नी चल रही है फॉर एक्सेसिबिलिटी काफ़ी सालों से चल रही है एंड आई थिंक जब मैंने स्टार्ट की थी, जो मैंने पहली सोशल मीडिया की पोस्ट लगाई थी, तब से और अब तक ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ा है। आई एम वेरी मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों के माइंडसेट में पड़ा है। मैं बहुत जगह जाती हूँ, अब रैम्प्स होते हैं। शुरू मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट से किया था और मुझे तब से ही बड़ा फ़ायदा हुआ था। बहुत लोगों ने मेरे कहने पे रैम्प्स लगाई, बहुत लोगों ने नहीं भी लगाई और बड़े अजीब अजीब इब्नॉक्शियस से कमेंट्स भी आए। जहाँ बहुत पॉजिटिव लोग होते हैं वहाँ बहुत नेगेटिव लोग भी होते हैं, पर अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोग ज़्यादा हैं तो दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। अच्छा, वैसे बिल्डिंग कोड्स भी इस हवाले से मौजूद हैं, डायरेक्शंस भी दी जाती हैं, फ़ाइन्स भी हैं, रैंप के हवाले से भी, डिसेबल टॉयलेट से मुतालिक भी, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता उस तरह से। क्या वजूहात हैं? जुर्माने इससे मुतालिक बहुत कम है या कुछ और? जब हमने 2017 में मैंने पहली अपनी लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की थी, उसमें हमारी बड़ी सिंपल प्ली थी, क्योंकि हमें जो अपनी रिसर्च की मैंने और मेरी काउंसिल ने, तो हमें पता लगा कि LDA के बिल्डिंग कोड्स में मौजूद है कि एक डिसेबल टॉयलेट और एक रैम्प मौजूद होनी चाहिए। और वो बड़ा डिटेल था कि रैम्प की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, कितना स्टीप होना चाहिए, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे लॉज होते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो बस शुरू हमने किया, वो हमारी पिटिशन इधर से उधर होके इवेंचुअली एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत ब्रॉडर जजमेंट की उसमें डिस्पोज ऑफ हो गई, जिसमें था कि खसूसी अफराद सारे राइट्स डिज़र्व करते हैं और अगर कोई उनको इशू है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाए। तो वो इतना कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, लॉज मौजूद होते हैं, लोग करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों इम्प्लीमेंट हमारे यहाँ नहीं होता। सो व्हाट वी नीड इज़ स्ट्रॉन्ग इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़म्स जो इंश्योर करें कि जो लॉज मौजूद हैं, जो कवानीन मौजूद हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं लोगों को उनकी लाइफ को बेहतर करने में, वो सारे इन्फोर्स हों। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। सना खुर्शीद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और आपके जज्बे को भी सलाम कि आपने ये इशू जो है वो आगे रेज़ किया। आई होप कि इस पर काम होना चाहिए और होगा भी। चलें अब आगे बढ़ते हैं और अशफाक, हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में जो लैंडमार्क्स हैं, जो ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको बड़ा पसंद किया जाता है, जो अवाम में मकबूल भी हैं, उनके रेप्लिकास बनाए जाते हैं बाद में। जिस तरह से अगर आप पेरिस की बात करें तो उसके तर्ज पे हमने बहरिया टाउन में भी आईफिल टावर जो है और पूरी दुनिया में भी बना। उसके बाद आयल ऑफ लंदन, उसको दुबई में भी बनाया गया। फिर ऐसी कुछ मसाजिद भी और मुख्तलिफ नामों से। हाँ जी, और अब हमने देखा कि मुख्तलिफ ऐसी मसाजिद भी हैं जिनको बड़ा पसंद किया जाता है, जो बड़ी मकबूल हैं, उनकी तर्ज पे भी रेप्लिकास बनाई जाती हैं। तो बलोचिस्तान का तारीखी शहर कोलपुर
जहां पे वफाकी दारुल हुकूमत में कायम फैसल मस्जिद की हूबहू जामे मस्जिद तामीर की जा रही है। और जनाब ये कहा जा रहा है कि इसकी तामीर मुकम्मल होने से पहले ही ये शाहकार बन चुकी है। लोग जा रहे हैं, उसको विजिट कर रहे हैं और बड़े एक्साइटेड हैं इसको लेकर। मंजूर अहमद ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो दिखाते हैं। ये फैसल मस्जिद इस्लामाबाद नहीं बल्कि उस जैसी बनने वाली जामे मस्जिद हुसैन बख्श राइजा है। ये बलूचिस्तान की हसीन वादी दर्रा बोलान के शुरू में कोलपुर शहर में तामीर की जा रही है। अरसू पहाड़ों के दरमियान कौमी मस्जिद की तर्ज पर बनी मस्जिद को देखते ही लोग हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। खूबसूरती जो फैसल मस्जिद में थी, लोग यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाना आना, उसका जो है ना मिसाल ख़र्चा जो होता था लोगों का, उसमें कम ख़र्चे में अब वो यहाँ पे ऐसा समझे कि आप मिनी फैसल मस्जिद को जो है ना वो देख सकते हैं। ये जामिया मस्जिद फैसल मस्जिद के डिज़ाइन पर बनाई जा रही है। ताम इसका रकबा 8000 मुरब्बा फीट पर मुहित है। मीनारों की लंबाई 75 फुट है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा, सहन, दरवाजे अत्ता के वजू खाने तक सब कुछ फैसल मस्जिद की तर्ज पर बनाए जा रहे हैं। मस्जिद की तामीर का 60% काम मुकम्मल हो चुका है। ताहम यहाँ जुम्मा नमाज समेत पंचगाना नमाजें बाकायदगी से अदा की जा रही हैं। जुम्मे का नमाज पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मस्जिद हम लोगों का भर जाता है। अक्सर ऐसी होती है कि हम लोग बाहर भी सफ़े बिछा देते हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि बोलान की मारूफ शख्सियत हाजी मौलादाद राइजा ने कौमी फैसल मस्जिद के शाहकार तर्ज तामीर से मुतासिर होकर यहाँ ये मस्जिद तामीर करवाने का बीड़ा उठाया। इसके लिए आला हुक्म से बाकायदा इजाज़त ली गई है। बाहर से भी लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और दूसरा हम लोग हाजी साहब का भी शौक था कि ये मस्जिद हम लोग बनाए इधर। मस्जिद की तामीर 2019 में शुरू की गई। शदीद सर्द इलाका होने के बायस साल में चंद माह तामीराती काम मुमकिन है। गुज़िश्ता मौसम सरमा के बायस ताहाल काम रुका हुआ है। ईद उल फितर के बाद मस्जिद की तामीर का काम दोबारा शुरू होगा। मुंतज़मीन का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द काम मुकम्मल हो, उसके बाद तज़ीन व आराइश होगी, वो भी हूबहू फैसल मस्जिद इस्लामाबाद जैसी होगी। कैमरामैन अबीबुल्ला कंदानी के साथ मंजूर अहमद, एयरवन न्यूज़, कोलपुर, बलोचिस्तान। क्या बात है जी, आप देखें कितनी खूबसूरत मस्जिद। अभी वैसे बन जाती तो और ज़्यादा खूबसूरती इसकी दिखाई देती, लेकिन बहुत अच्छी है ये मस्जिद। और इस्लामाबाद जब आप जाते हैं वैसे तो एक्सप्रेस वे से दूर से ही आपको ये नज़ारा फैसल मस्जिद का दिखाई और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और पूरी दुनिया से देखने के लिए, पूरे पाकिस्तान से देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से ट्रैवल करके फैसल मस्जिद देखने जाते थे। लेकिन अब जो बलोचिस्तान की आवाम होगी, बलोचिस्तान के जो लोग होंगे, उनको उनके इस शहर में यानी कोलपुर में ऐसी ही एक हूबहू मस्जिद देखने को मिलेगी। तो जनाब ये बड़ी अच्छी है ये मस्जिद। हाँ जी, अच्छा, अब हम एक ख़बर शामिल करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने पहले भी इस खबर के हवाले से बात की थी कि कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान शाह महमूद कुरैशी और एहसन इकबाल, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई। अब हम वो तल्ख कलामी में क्या मुकालमा हुआ वो आपसे शेयर कर रहे हैं। जनाब शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया कि तुम्हें इक़्तिदार का नशा चढ़ गया है, जिस पर एहसन इकबाल ने कहा कि अब तुम वज़ीर ख़ारजा नहीं रहे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तुम भी नहीं हो, कमरे से बाहर निकलो, आप उम्मीदवार नहीं हैं, यहाँ से बाहर जाएं। आप क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। मत करें आगे से, छोड़े आप बाहर निकले कमरे से बाहर। ये मेरा कैंडिडेट, मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो, तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। मत करें आगे से। अच्छा जी, अब्दुल कादिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा अब्दुल कादिर, वैसे तो मुकालमा हमने सुन लिया, सुना भी दिया, लेकिन ये सारी शुरुआत हुई कैसे? देखिए, जब बाबर अवान के हमरा शाह महमूद कुरैशी पहुंचे थे अपने एतराज़ात दायर करने के शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए अहल नहीं है, उस मौके पर यह सारी बदनज़मी हुई शाह महमूद कुरैशी के साथ और बाबर अवान के साथ। हमने आपको पहले भी बताया था कि एहसन इकबाल की थोड़ी तलख कलामी हुई, लेकिन ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये शाह महमूद कुरैशी और एहसन इकबाल के दरमियान तलख कलामी किया, जब उन्हें कहा गया कि अब तुम वजीर खारजा नहीं रहे। बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी ये चाहते थे कि आप उम्मीदवार नहीं हैं तो आप इस बदनज़मी का हिस्सा ना बने और कमरे से बाहर जाएं, तो वो उन्हें कहते रहे कि आप कमरे से बाहर जाएं, आप उम्मीदवार नहीं हैं। तो उस पर एहसन इकबाल ने कहा कि अब तुम वजीर खारजा नहीं हो, जिसके जवाब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तुम भी वजीर खारजा नहीं हो और तुम्हें इक़्तिदार का नशा चढ़ गया है। इस दौरान ज़ैद अहमद को भी देखा जा सकता है, जो लीगी रहनुमा है, वो बीच बचाव कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बात सुने, जरा माहौल को कूल डाउन करें। लेकिन जाहिर बात है सियासी माहौल इस तरह का है कि तल्ख कलामी भी इस वक्त हो रही है। कुछ देर पहले भी हमने देखा इसी तरह का माहौल बाबर अवान के साथ भी हुआ। जब तो तक बात हाथापाई तक न पहुंचे तो मामला सही रहता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। जी हाँ, बिल्कुल, सियासी रहनुमाओं को थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए।
इस मौके पर सारे लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर लोगों की नजरें हैं। तो धीमे लहजे में शाह महमूद कुरैशी भी बड़े धीमे लहजे की शख्सियत है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस वजह से शायद ये रिएक्शन अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि पेश आ ही जाती है, और जब मामला सियासी हो तो गर्मा गर्मी तो हो ही जाती है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। शाम रमज़ान में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। अभी एक ट्वीट शेयर करते हैं फवाद चौधरी, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर है, उनकी जानिब से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने के बाद FIA से पहला ऑर्डर, कल वकला की टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फर्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, उन्होंने साथ ही साथ ये तंज भी किया। अच्छा जी, अब हम वो कहते हैं कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो कराची की सड़कों गलियों पर तपती गर्मी में एक मसीहा सैयद फैसल हैं, जो न सिर्फ प्यासे जानवरों और परिंदों को सिर्फ पानी और खुराक देते हैं, बल्कि ज़ख्मी या बीमार जानवरों और परिंदों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के अलावा अस्पताल तक ले जाने के लिए उनको एम्बुलेंस भी फराहम करते हैं। इट्स सच अ गुड थिंग। आप ये सोचिए कि नफ्सा नस्फी का आलम है, और ऐसे में जानवरों को यहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में कोई नहीं इतना पूछा जाता, क्योंकि इंसानों की इतनी कदर नहीं है, तो जानवरों को कौन पूछे। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा काम करते हैं। और चीज़ भी है ना, ये तो अब एक सर्वे भी है कि आपकी जो एम्पैथी है टूवर्ड्स अदर स्पीशीज़ वो दिन ब दिन कम होती जा रही है लोगों की। इंसान हो, जानवर हो, सबके लिए हम देख रहे हैं कि ऐसा जज्बा नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे अभी भी मौजूद हैं जो कि उनके जज्बे को हमें सराहना भी चाहिए। जनाब, ऐसे ही एक शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। 1 मैन एनिमल एम्बुलेंस सर्विस फराहम करने वाले सैयद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ये कहिएगा, जानवरों को रेस्क्यू करना, उनको मदद फराहम करना, उनकी खिदमत करना, ये कब से आपने इस सफ़र का आगाज़ किया और इसके पीछे क्या स्टोरी है? मुझे इस तरह ख्याल आया कि एक दफ़ा मैंने एक वुंडेड कुत्ता देखा जो चला जा रहा था, तो मैंने देखा कि दाना पानी तो हर कोई देता है, लेकिन उसकी जो तकलीफ़ है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए, उसका एहसास करना चाहिए। वो तो इस वजह से मैंने उसको रेस्क्यू किया, उसका फ़र्स्ट एड किया, उसको शेल्टर किया, और वो सही हो गया। इस तरह मेरे नेकी का जो जज्बा था हमारे, वो कामयाब हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह से आप ज़ख्मी जानवर या परिंदे हों, उनको आप ढूंढते किस तरह से हैं? किस तरह से लोग आपसे किस तरह से रब्ता करते हैं? लोग इस तरह रब्ता करते हैं कि देखिए, मेरा पूरा ग्रुप है स्टूडेंट्स का, डॉटर्स का। मुझे ज़्यादातर मुझे डॉटर्स कांटेक्ट करती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है क्योंकि वो वहाँ पहुँच नहीं पाती, उनको वो पिक नहीं कर सकती, तो वो हमें बोलती हैं, हम उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। हम एज ए राइडर काम कर रहे हैं। सारी डॉटर्स हमें कॉल करती हैं, बताती हैं कि ये चीज़ वुंडेड यहाँ पड़ी, ये पड़ी, क्या आप रेस्क्यू कर लेंगे, क्या आप उसको सेफ साइड पे ले जाएंगे? तो उनकी ख्वाहिश हम पूरी करते हैं। इसलिए मेरे जो ग्रुप है पूरा लड़कियों का, स्टूडेंट्स का, उसका नाम दुख्तर है, दुख्तर का मीन बेटी। अच्छा फैसल साहब, आजकल हम जिस तरह से देख रहे हैं कि महंगाई बड़ी उरूज पर है, अपने घर का खर्चा चलाना ही बड़ी मुश्किल बात होती है, लेकिन इस सारे सिचुएशन के साथ जब आपने जानवरों और परिंदों के लिए खाना भी अरेंज करना है और साथ ही साथ उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम भी करना है अगर वो खुदा न खासा बीमार हो गए हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं अपने फाइनेंसेस आप? लेफ़्ट ओवर होते हैं जानवर और एनिमल्स, जो जानवर बर्ड्स हैं, उसके लिए लेफ़्ट ओवर चाहिए होते हैं। लेफ़्ट ओवर कोई भी दे देता है, आपको सिर्फ मांगना होता है। आप एक कोऑर्डिनेटर बन जाएं, दरम्यान में एक पुल बन जाएं कि हम शादी हॉल से ले लेते हैं, हम मुख्तलिफ दुकानों से ले लेते हैं, हम लेफ़्ट ओवर कहीं से भी मांग लेते हैं, उसमें शर्माने नहीं चाहिए। मैं तो बिरयानी की दुकान पर भी जाके कहता हूँ हड्डिया दे दो शॉपर में, तो ये लोग हंसते हैं। ये लतीफ़ा नहीं है, मजाक नहीं है, ये सीरियस काम है। किसी का पेट भर दें आप। जब आदमी कभी भूखा सो सकता है तो कभी जानवर भी भूखा सो सकता है। चलिए, बड़ा अच्छा मैसेज है। लोगों को मज़ीद इससे मुताल्लिक अवेयरनेस के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लोगों को ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह पूरे साल आपको खाना खिलाता है। अल्लाह सिर्फ रमज़ान में आपको राशन और खाना नहीं देता है, पूरे साल देता है। तो आपने पूरे साल लोगों की खिदमत करनी है, और एनिमल्स का भी एक हक़ है, उनको भी आपने देखना है, उनका भी ख्याल करना है, उनके साथ भी कोई ज़्यादती ना हो, उनकी भी आसानी करनी है, उनकी तकलीफ़ दूर करनी है। एहसास करें और ये मैसेज को आगे इतना फैलाएं कि एक टीम और बड़ी टीम बने, और एक खाना रोज़ाना के नाम से जो हमारा काम है वो एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी लाइफ टाइम चलता रहे। जी, सैयद फैसल साहब समाजी वर्कर हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे कि आप इस काम को लेकर आगे जारी रखें। और दूसरों के लिए भी एक मशले रहा है ना कि हम थोड़ी सी भी अगर मतलब खाना बच जाता है, ज़ाया हो जाता है, आप बजाय उसके लेफ्ट ओवर्स की बात कर रहे हैं, लेफ्ट ओवर्स अगर आप किसी को दे दें, खुद अगर किसी जानवर को तकलीफ में देखें या भूखा प्यासा देखें, तो आप उसको
मदद कर सकते हैं। हम तो डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे हाँ। उठा के फेंक देते हैं, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो भी बसते हैं, उनका भी खास ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, और इबादत के साथ साथ ये अमली इक़दाम भी बहुत ज़रूरी हैं, और इबादत का जब हम तस्करा करते हैं तो हाँ ऐसे में माह रमज़ान में ये काफ़ी ज़्यादा ये अमल हो जाता है, क्योंकि खुदा को इबादत गुजारी बहुत पसंद भी है, और जाहिर है कि मुसलमानों की ख्वाहिश होती है, मसाजिद भी फिर से आबाद हो जाती हैं। वैसे लोग जो है वो बाजमात नमाज अदा नहीं करते, घरों से नहीं निकलते उस तरह से, लेकिन माह रमज़ान में आप देखें कि बड़ी तादाद में निकलते हैं, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, और उसके लिए तस्बीह का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टोपी की ख़रीदारी में, जानमाज की ख़रीदारी में जो है वो इजाफा होना शुरू हो जाता है। अच्छा अशफाक, एक चीज़ आपने नोटिस की, अब जो डिजिटल तस्बीह भी आ गई है, जो आप यहाँ पे उंगली में, उसमें वो फील नहीं आती, वो मज़ा नहीं आता जो इस तस्बीह के दानों में, क्योंकि उसके अंदर एक एक दाने को आप फील कर रहे होते हैं, और ये वही है और ये जैसे हमारी कि रवायत का शुरू से एक हिस्सा चलता है। बिल्कुल, जैसे टैबलेट्स पे आप कुछ पढ़ना चाहें उसमें और किताबों के जरिए पढ़ने में फ़र्क होता है, वैसे अब हम कुरान पाक जिस तरह से घर में खोल के पूरा एहतमाम के साथ पढ़ते हैं, और या फिर आप मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दें, उसमें वो लुत्फ नहीं है जो आप ऐसे कुरान पढ़ते हैं। जिसके पास जो अवेलेबिलिटी हो उस तरीके से कोशिश करें जी, इबादत की जाए जितनी ज़्यादा हो सकती है रमज़ान में, और अमल भी करें, बिल्कुल इबादत भी करें, अमल की तरफ भी जाएं। बहुत अच्छा मैसेज है। अभी हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक जनाब। और मुल्तान के शहरी जो हैं वो किसी तौर पे जो हथौला नहीं रख रहे, सहरी हो इफ्तारी हो उसमें इतना ठूस रहे हैं, इतनी बेएहतियाती कर रहे हैं कि वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि सिचुएशन ख़राब हो रही है। किस तरह से गैस्ट्रो के जो मरीज़ हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्पाइसी फूड, फिर न जाने किस तरह का तेल इस्तेमाल हो रहा है, फिर ज़रूरत से ज़्यादा खाना। और भाई हर रमज़ान में आपको सिखाते हैं, समझाते हैं, और आप खुद भी जानते हैं कि भाई थोड़ा सा हर चीज़ कंट्रोल में रह के और एतदाल में आप ये चेक करें कि ये वो लोग हैं जिनका वजन बढ़ जाता है रमज़ान में, बजाय इसके कि आपने तकरीबन 15-16 घंटे का रोज़ा रखा, उसके बाद जो है वो आप इस तरह से खाएंगे पिएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ जी, तो अब हम देख रहे हैं कि मुल्तान में रोज़ाना गैस्ट्रो के 300 से ज़ायद मरीज़ हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या वहाँ पर सूरत हाल बन गई है, हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा अहमद अली बताएंगे। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान शहर और गिरदोनवा में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में जो है इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है निश्तर अस्पताल में 92 मरीज़ जो है गैस्ट्रो के रिपोर्ट हुए, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में 17 और इसी तरह DHU अस्पताल में 14 मरीज़ जो हैं वो गैस्ट्रो के रिपोर्ट हुए। आपको बताते चलूँ कि इस वक्त जो है निश्तर अस्पताल में 112 मरीज़ गैस्ट्रो के ज़ेरे इलाज हैं, चिल्ड्रन अस्पताल में 5, जबकि DHQ में 35 मरीज़ जो हैं ज़ेरे इलाज हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जो है शहरियों को जो है एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ने से ऐसी सब्जियां और फल जिनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है जो गैस्ट्रो का सबब बनते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जो है गैस्ट्रो की इब्तदाई अलामात में पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ उठना, और इस हाल जो है वो इसकी इब्तदाई अलामात है, और फौरी तौर पर जो है मरीज़ों को नीमकोली पिलाई जाए। उसके बाद करीबी जो अस्पताल है, DHU है, THQ है, वहाँ पर जो है फौरी तौर पर जो है पेशेंट को लाया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है छोटी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के अफराद जिनका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर है वो गैस्ट्रो से जो है ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त जो है अदाद शुमार के मुताबिक जो है मुल्तान शहर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 123 के करीब गैस्ट्रो के मरीज़ लाए गए हैं, जबकि 197 मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। जी चलें जी, एहतियात करें भाई, इस तरीके से 300 लोग जाएंगे तो हॉस्पिटल पर भी रश पड़ेगा। और वैसे अपने मैदे का कुछ ख्याल करें। वक्ती चस्के के लिए हम बताते तो हैं कि आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना भी अफोर्डेबल आइटम्स हों आपके पेट के लिए अफोर्डेबल। हाँ जी, और कोशिश ये की जाए जिस तरह से गर्मियाँ हैं तो मशरूबात पर ज़्यादा रिलाई करें, ठंडी चीज़ें और खाएं, खाना पीना थोड़ा कम रखें। चलें जी, आपने देख लिया, और यही हमारी तरफ से पैगाम है कि एहतियात कीजिए खाने पीने में भी, वैसे भी रोज़मर्रा मामूलात में भी, और खुश रहिए, खुश रखिए। और इसी के साथ हमारा शो का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।